ज़रूर पढ़ो, ज़रूर इल्म का या जो स्किल का कहीं भी जो मौका मिले, ख़ासकर लड़कियों को तो चूकना ही नहीं चाहिए। आपके माता पिता कितने ही सशक्त हो, आपका परिवार कितना ही मजबूत हो, केवल खुद से ही आप अपने जीवन रूपी गाड़ी का जो स्टीयरिंग है वो आपके हाथ में तभी होगा जब आप फाइनेंशियली सशक्त होगी। और वो एजुकेशन से, स्किल से, मतलब आप जो भी आपको मौका मिलता है आप चूकिए मत। जहाँ आपको अपनी मेहनत करनी है वहाँ आपने कभी पीछे नहीं रहना। कोई किसी को नहीं, पेरेंट्स सभी कभी तक सभी के नहीं रहते, ये सृष्टि का नियम है। आपके ब्रदर, आपके सिस्टर्स कितनी अच्छी हो, कोई कब तक सपोर्ट करेगा। यू हैव टू बी योर ओन मास्टर। एक आम कोयला जब बहुत सालों तक प्रेशर झेलता है तभी जाके वो नायाब हीरा बनता है। यही बात हम ह्यूमन बींग्स में है। हमारा संपूर्ण कभी निखर ही नहीं सकता यदि हम स्ट्रगल की उसमें ना चलें। एक कुम्हार इतना ठोक पीट के वो करके एक शेप देता है, नहीं तो वो तो माटी एक उससे मूर्त बन जाती है, एक उससे सिंपल एक वो पत्थर रह जाता है। तो वही वाली बात है, जीवन का संघर्ष तो ही आपको बनाते हैं। हर 10 में से चौथा आदमी, मैं स्टैटिस्टिक्स वाइज आपको कह रही हूँ, ही और शी इज ग्रैपलिंग विद मेंटल हेल्थ इश्यूज। और एक हम बारूद के ढेर पे बैठे हैं इस समय, लोगों को सुनने वाला नहीं है, समझने वाला नहीं है, उनको राह दिखलाने वाला नहीं है। तो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल या मेंटल हेल्थ की जो इम्पोर्टेंस है, मैं आपके इस पॉडकास्ट के ज़रिए भी उस पर बहुत हाईलाइट करना चाहूँगी। हम लोग एक देखो, ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो कि एक सोशल जो प्रोजेक्ट्स हैं जो हम कर पाते हैं, एक हमारा फेस है कि हम समाज के लिए क्या कर रहे हैं। उस क्लब के माध्यम से संयुक्त एक प्लेटफॉर्म पे हम जुड़ के तो हम बहुत से प्रोजेक्ट करते रहते हैं। The Haryana Talks presents She Talks, a podcast series dedicated to women, brought to you by our proud sponsor LPS Bosard and co-sponsored by Pathania School and Shri Balaji Mishthan Bhandar. नमस्कार, मेरा नाम है ओपी वशिष्ठ। दी हरियाणा टॉक्स के शी टॉक्स कैंपेन में आज हमारे खास मेहमान हैं डॉक्टर सोनिया मलिक। डॉक्टर सोनिया मलिक महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग में सीनियर प्रोफेसर हैं और शिक्षाविद हैं और महिलाओं से जुड़े मुद्दों को मजबूती के साथ उठाती हैं। तो मैडम का जो जीवन है वो काफ़ी संघर्ष भरा रहा है। बचपन में पिता का साया सिर से उठ गया, माँ और नानी के सहारे जीवन का संघर्ष और ज़िंदगी की हर एक पड़ाव को मजबूती के साथ आगे बढ़ाया। तो आज हमारे शो में डॉक्टर सोनिया मलिक मौजूद हैं और अपनी जर्नी के बारे में बहुत कुछ हमारे साथ साझा करने वाली है। मैडम, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद वशिष्ठ जी, ये मेरा सौभाग्य है कि एक इतना आपका उभरता हुआ जो चैनल है और आप जो जागृति का जो समाज में, और स्पेशली आई वांट टू कॉम्प्लीमेंट यू कि शी टॉक्स के ज़रिए आप हर जीवन के हर फील्ड से लाके कुछ नामचीन चेहरे और कुछ ऐसे चेहरे आप लेके आ रहे हो जो वास्तव में अपने आप को मतलब प्रूव कर रहे हैं और अपना कंट्रीब्यूशन उनका इतना है कि लोगों को पता भी नहीं। तो उसके लिए साधुवाद है कि आप ये जो अलख आपने जगाई है। और मैं ये विशेष भी दूंगी कि ये जो है इस तरह की जागृति है वो समाज में एक जो चेतना है वो इतनी फैले कि जिसका जो मूल पर्पज़ है कि हम कैसे विमेन एम्पावरमेंट की सिर्फ जो बातें ही नहीं करें, किस तरह उसको सार्थक रूप में भी हम उसको समाज में करके दिखाएं। तो पहले तो हम आपसे आपके बचपन में और आपकी जो स्कूलिंग है, जो बचपन में जो संघर्ष आपने किया और कैसे आप, क्योंकि जब आप 9वीं 10वीं क्लास में थे तभी आपके पिताजी का निधन हो गया और उसके बाद माँ और नानी ही आपको आगे बढ़ाया, आपकी पढ़ाई लिखाई, और जो एक पिता का एक जो मजबूत कंधों पर हाथ होता है, बेटा हो चाहे बेटी हो कोई भी, वो आप जब छोटे थे तभी आपके ऊपर से हट गया था हाथ। तो उसके बाद आपने जो बचपन है, आप थोड़ा सा अपने बचपन के बारे में बताइए कि कैसा संघर्ष रहा। देखिए वशिष्ठ जी, वो कहते हैं ना, पिता होना बहुत, एक पिता की अपनी अहम भूमिका होती है, मदर का तो खैर बच्चे की लाइफ में होता है।
तो भाई का भी बहुत, हमारे समाज क्योंकि पितृ प्रधान है, पेट्रियार्की सोसाइटी है, तो बहुत मानते हैं कि ब्रदर होना, फादर का साया, एक वो होना। देखो एक कंप्लीट फैमिली तो मैं मानती हूँ, पर अब जिस भी कारण है हमारे जो है पिता का साया, जब मैं शायद 9वीं 10वीं में थी तो उस समय मतलब नहीं रहा। तो मेरी मदर, जिनको मैं कहती हूँ, वो एक स्कूल टीचर थी, लेकिन आज मैं अगर पीछे मुड़ के देखती हूँ तो हमने यूनिवर्सिटी के सर्वोच्च वो भी करने के बाद भी शायद हम उतने जो कहते हैं ना अंदर से मजबूत नहीं थे जितनी हमारी माँ ने हमें। हम 2 बहनें हैं, एक मेरी छोटी बहन है, वो भी सिविल सर्वेंट हैं, बहुत उच्च पद पर सुशोभित हैं। और जैसे हमें भी मतलब एक वुमेन अपने आप में, मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ, हालात किसी के हो सकते हैं इस तरह के, और हमारी जो नाना की फैमिली है, मेरे मैटरनल अंकल्स वगैरह, उनकी बहुत सपोर्ट रही हमारी लाइफ में। वो कंट्रीब्यूशन मैं कभी ज़िंदगी से मतलब हम भूल नहीं सकते उनका, कि हमें उनको जब जो हमारा करियर के पॉइंट्स थे हमें सपोर्ट मिली। पर एक बात मेरे को कोट हमेशा अपनी ज़िंदगी के जब मैं सोचती हूँ पीछे मुड़ के तो आती है, लाइफ्स बैटल डज नॉट ऑलवेज गो टू द फास्टर और द स्ट्रॉन्गर पर्सन, लेटर और सूनर द मैन हु विंस इज़ द मैन हु थिंक्स ही कैन, आई कैन। तो ये आई कैन वाला जो है कि हम कर सकते हैं, और कायनात का ये रूल भी है, जब आप में शिद्दत या अपने लाइफ के चैलेंजेस को स्वीकार करके आप अगर ठान लेते हो मैंने ये करना है, तो सपोर्ट सिस्टम मिलता है कहीं ना कहीं। एंड इस मैं मतलब एक बहुत बड़ी एक कंप्लीट फैमिली, जो एक सामान्य परिवार के जो लालन पालन से वंचित होते हुए भी मुझे जो अपने मैटरनल साइड से जो ग्रैंड पेरेंट्स से या जो मेरे अंकल आंट्स हैं उनसे जो मिला, वो एक बहुत सपोर्टिव सिस्टम था। और ये है कि आदमी अपना अर्जुन की जैसे फोकस सिर्फ उस मछली की आँख पे था, वो पूरी मछली घूम रही है, एक पात्र में घूम रही है, नहीं। तो इस तरह अगर हम फोकस रहेंगे तो आई थिंक हम अपने लाइफ के जो हमने अपने लिए टारगेट, मैं शुरू से ही मैंने 10th में मैं फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में मतलब उधर मैंने स्कूल टॉप किया था। उस टाइम बोर्ड होते थे जैसे, मेरा तभी से एक टीचर बनने का ध्येय था, टीचिंग कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी में हो। कभी मैंने डॉक्टर की तरफ, या मतलब स्वाभाविक, आई डोंट नो क्या रीज़न थे, आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम ए टीचर। नहीं, आपका गांव तो खरखोदा के पास नारानारी गांव है। हाँ, गांव से, लेकिन गांव में से ये तो संपर्क क्या नहीं बेटियों था। के लिए उस टाइम पे इतना एजुकेशन को लेकर अवेयर थे पेरेंट्स? देखो हमारी फैमिली में ये मैं कहूँगी ये कभी बाधा नहीं थी। मेरे ग्रैंड पेरेंट्स पैटर्नल साइड से भी और इधर से भी दे वर एजुकेटेड। मेरी मदर्स के भाई बहन है वो उस टाइम के भी बहुत उच्च शिक्षित, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, हर उसमें। तो हमें एजुकेशन के क्षेत्र में कभी दिक्कत नहीं हुई। ये मैं कहूँगी कि मुझे यहाँ जूझना नहीं पड़ा। इमोशनल लेवल पे मैंने बहुत लाइफ में बैटल करी हैं, सामाजिक स्तर पर हमने बहुत लड़ाइयाँ लड़ने लगी, यहाँ तक कि जब हमारी मदर की डेथ हो गई और उनकी बहुत सडन हुई थी, तो क्रिमेशन में हमें रिलेटिव्स ने कहा नहीं, लड़कियाँ नहीं देती मुखाग्नि। तो मेरी बहन ने, खासकर मैं उसको ज़्यादा श्रेय दूंगी, ये उस टाइम निर्णय लिया जब जिसने अकेली होके पाला है और सारा किया और जिसकी वो हैं, तो हमने ये अपने फैमिली के अगेंस्ट भी जाके डिसीजन लिया। परिवार में कई लोग होते हैं, कुछ तो भाई इस तरह की जो नई परंपरा में, और मुखाग्नि दी कि जो मुखाग्नि आप लोगों ने दी? हाँ, मेरी दोनों बहनों ने अपनी मदर को दी। तो कुछ बाधाएं हमेशा रही, लेकिन तो गांव में जो परिवार है उन्होंने ऐतराज नहीं किया इसको लेकर? हाँ, नहीं, उन्हीं की तरफ से था कि नहीं ऐसा नहीं होता। लेकिन मैंने देखा जब आपका दृढ़ निश्चय, और फिर मैंने कहा ना मेरी मैटरनल साइड से फैमिली सपोर्टिव थी, तो आई थिंक चीज़ें आसान हो जाती है। और आसान तब होती है जब पहला स्टेप आप लीजिए, जब आप निश्चय में अपने नहीं कम वॉट में, तो वो चीज़ें हो जाती हैं। इस तरह बहुत से ऐसे इंस्टेंस है। कई बार मैं यहाँ से बाहर जाके पढ़ना चाहती थी, थोड़ा उसमें भी दिक्कत थी, लेकिन फिर जब नंबर बहुत अच्छे आते हैं और आप अपने आप को हमेशा प्रूव करते हो, तो थोड़े से जो आई थिंक मिल जाती हैं, जो ऐसे सदस्य जो रेजिस्ट करते हैं। यहाँ खलता है कि जब आप अपने डायरेक्ट अपने फादर के या अपने सेटअप में हो, तब आपको इन चीज़ों को बॉदर नहीं करना पड़ता, क्योंकि आपके लिए तो बड़ा दोहरी एक वो थी, तो उसमें वीकनेस ही कह सकते हैं कि भाई ना बाप था उस टाइम पे जब डिसीजन ले सकते हो, ना भाई है आपके पास, तो क्योंकि उसमें दो बहनें हैं आप। हाँ, तो बस मैं बड़ी हूँ,
तो वो मुझे लगता है ये हमारे समाज के बनाए हुए हैं। लड़की भी उतना ही होती है, और आजकल तो हम हर जगह आप देखिए गर्ल चाइल्ड एक पे ही आ गए हैं, चाहे गर्ल हो चाहे बॉय हो, तो वो वाली तो कुछ रही। पर मैं ऑनेस्टली कहूँगी ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमारा काम ही रुक गया उसके कारण, जस्ट बिकॉज आई एम ए फीमेल। और शुरू से ही इतना हौसला हो गया, क्योंकि हर काम में डिसीजन भी खुद लेना करना, बाहर जाना, हॉस्टल गए अपने आप जाना है, हमें कोई छोड़ने नहीं जा रहा, तो आदत बनती गई। और ये चीज़ मैंने फिर अपने बच्चों में भी डाली। आई थिंक जब द वर्ल्ड टेक्स यू एट योर फेस वैल्यू, द वे यू प्रेजेंट योर सेल्फ, आप दुनिया को किस तरह का करना, आप उस समय बिल्कुल मीक या बिल्कुल सबमिसिव बन के रह जाते हो। हालांकि उसके बाद भी कई बार जो बहुत बोल्ड होते हैं उनको भी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ हमने फिर वी पुट आवर फुट डाउन जहाँ जहाँ भी हमें बाधाएं आई। हाँ, ये बात है, जो हमारा कर्म था, जो अपनी मेहनत थी, उसमें कभी कमी नहीं आई। तो इसलिए मैंने हमेशा स्कॉलरशिप ली। 10th से लेकर मेरी एमफिल तक तो स्कॉलरशिप आपकी चली। हायर एजुकेशन कहाँ से मैम? तो 10th के बाद फिर मैं यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज फॉर विमेन रोहतक ही मेरा जन्म स्थल तो नहीं है, पर मेरा कर्म स्थल और जीवन का जो सारा ये सिटी तो मेरे मतलब जैसे ना कण कण में बस गई है। तो वहाँ से ग्रेजुएशन करके और फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी महर्षि दयानंद में 2 सब्जेक्ट्स में मास्टर्स है। पहले मैंने इंग्लिश में की, उसके बाद साइकोलॉजी मेरे लिए बहुत प्रिय सब्जेक्ट था। कॉलेज में भी मैंने उस ग्रेजुएशन में भी मेरे हाईएस्ट नंबर थे कॉलेज में उस सब्जेक्ट में। तो मुझे ये लगा कि ये एमए अब नहीं करी तो शायद मैं चूक जाऊंगी, तो आई वेंट फॉर। और उसके लिए मैं आपको एक मज़ेदार बात बताती हूँ। उस टाइम डबल एमए के लिए सीधी वाइस चांसलर से परमिशन लेनी पड़ती थी। दैट टाइम चौधरी हरद्वारी लाल थे और वो मेरिट की बड़ी कदर किया करते डिस्पाइट अदर थिंग्स। मतलब वो तो उन्होंने, हम 3 स्टूडेंट्स थी ऐसी जो ऑलरेडी किसी और एमए से साइकोलॉजी में आना चाहती थी। बाकायदा हमारा इंटरव्यू लिया गया, हमारे पास एकेडमिक रिकॉर्ड देखा गया एंड वी वर गिवन कोई उसमें तो पहले आपने कौन से सब्जेक्ट से किया? इंग्लिश पहले लिटरेचर से, यहीं से फिर साइकोलॉजी। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि जिस डिपार्टमेंट से मैंने मास्टर्स करी, अपनी पीएचडी करी, उसी में मुझे इतने साल पढ़ाने का सौभाग्य हुआ और वहीं से मेरी सेवानिवृत्ति भी अभी रिसेंटली तो हुई है। इंग्लिश से साइकोलॉजी में जाने का क्यों निर्णय लेना पड़ा? लिटरेचर और साइकोलॉजी तो बहुत रिलेटेड चीज़ें हैं। साहित्य समाज का ही तो दर्पण है और मानव व्यवहार या व्यवहार का अध्ययन ही मनोविज्ञान है, तो बहुत इंटर रिलेटेड है। और इस सब्जेक्ट ने बहुत फैसिनेट किया उस समय। हो सकता है एक तो ये रीज़न था कि वो उस समय साइकोलॉजी आई नहीं थी यहाँ एमडीयू में, 1 साल बाद आई। तो फिर मैंने इंग्लिश में भी पूरा रुझान था, लेकिन करियर मैंने साइकोलॉजी में बनाया। एमफिल करने में ज़रूर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी गई, लेकिन मेरी तो कर्म भूमि रोहतक ही रहा है और महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय। तो जो रोज़ी रोटी भी और जो भी आज हम हैं उसकी ही बदौलत है। तो वो पूरा तो महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में जो आपने जॉब किया करीब 40 साल 35 40 साल नहीं हो पाते, कितना ही। मैं तो बहुत यंग स्टेज से, आई थिंक आई वाज ओनली 23 व्हेन आई वाज इन रेगुलर जॉब। 40 क्योंकि हमारे यहाँ एक एज लिमिट है, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो वहाँ आपकी सीधी बड़े जॉब वहाँ हो जो है जाती हैं। एमडीयू में लगी या इससे पहले? नहीं, और भी इससे कहीं पे पहले किया? मेरा ये 3rd मेरी जॉब थी। फर्स्ट मेरी कलानौर थी जो मेरी एमफिल के तुरंत बाद लग गई थी, 3 साल वहाँ पढ़ाया। फिर मेरी यूनिवर्सिटी कॉलेज होता था द देन, नाउ इन 2006 ये गवर्नमेंट कॉलेज में कन्वर्ट कर दिया गया था। उसके बाद फिर वहाँ से करके फिर एक पोस्ट निकली थी यहाँ एमडीयू जैसे हमारे विभाग में, तो मैंने वो इंटरव्यू फेस किया था और मैंने फिर यहाँ मैंने कौन होते थे वाइस चांसलर उस टाइम पे? उस टाइम थे अपने ये थे ओपी चौधरी साहब। ओपी चौधरी के साथ हमारी अपॉइंटमेंट हुई थी। तो कैसा अनुभव रहा 35 साल यूनिवर्सिटी कैंपस में रहे आप? मैंने बताया शुरू से मैं टीचर ही बनना चाहती थी और अपनी चॉइस का प्रोफेशन मिल जाए तो बहुत अच्छा लगता है। और मैंने कॉलेज के और राइट फ्रॉम द डे 1 कोएड में पढ़ाया। कलानौर में भी लड़के और लड़कियां थे, यूनिवर्सिटी कॉलेज में भी और यहाँ भी। तो बहुत ही अच्छा अनुभव। मैं इतने लंबे अंतराल के बाद एक भी वाकया शायद ऐसा याद नहीं कर पाती जहाँ किसी स्टूडेंट का व्यवहार मुझे अच्छा ना लगा हो या स्टूडेंट ने कुछ पलट के जवाब दिया हो। हमेशा ही बहुत अच्छे रहे, ब्यूटीफुल रिलेशन। क्योंकि आई ऑलवेज कंसिडर
टीचर्स या माई सेल्फ वेरी लकी, क्योंकि आप यंगस्टर्स में हमेशा रहते हो। आप यू नेवर ग्रो ओल्ड। देखो एज इज़ जस्ट ए नंबर, वो तो एक बायोलॉजिकल एज है, वो तो सबकी बढ़ रही है, उसको तो आप कम या ज़्यादा कर ही नहीं सकते। लेकिन आप यंग माइंड्स में, फर्टाइल माइंड्स में, डायनेमिक उसमें जब रहते हो तो आप भी, तो बहुत ही खूबसूरत अनुभव रहा है। मैंने हमेशा टीचिंग को बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय किया है। और स्टूडेंट्स तो ऐसा है, मैं वो कहते हैं प्रोफेसर्स नेवर रिटायर, ये कहावत है। और वाकई अब हम अभी भी उतना ही काम करते हैं। वो एक रेगुलर, देखो वो तो एक अंतराल है, जिसने जब वो होना है, जब एक नौकरी लगी है तो वो अंत भी होगी, जीवन शुरू हुआ है वो भी अंत होगा, लेकिन काम करने से कौन रोकता है। अब तो और भी पूरा खुला आसमां है। तो जो स्टूडेंट है या आपके साथ जो टीचर हैं या नॉन टीचिंग में जो रहे, जिन्होंने काम किया आपके साथ, वो आपको किस रूप में याद करते हैं? एक होता है ना कि भाई एक टीचर, देखो ये तो आप वो ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे, लेकिन हाँ अपने बारे में ये मैं कह सकती हूँ कि ईश्वर की इतनी कृपा रहे। मैं बहुत स्पिरिचुअल और एक बहुत सुपर पावर को मानने वाली हूँ। मैं तो बहुत उसकी शक्ति में आस्था रखती हूँ कि बहुत ही अच्छा सफ़र रहा। मुझे इतना सपोर्ट मिला, आज भी नॉन टीचिंग जो मैं है बहुत ही प्यार से मतलब होता है, बहुत अच्छा रहा है। मतलब एक सहयोग से जब हम काम करते हैं तो वी शुड नेवर फॉरगेट इट्स ए टीम वर्क, टुगेदर वी अचीव मोर। आप हेड रही, मैं डायरेक्टर रही, बहुत से अलग अलग मुझे वो मिले, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट भी मिली, और जहाँ भी मिले बहुत अच्छे लोग मिले। आप अगर काम किस तरह, लोगों से काम लेने की कला आप में ज़रूर होनी चाहिए। और आई थिंक टीम के तरह जब आप सबको सम्मान देते हो तो बहुत कम लोग हैं जो नहीं करते हैं सब काम। बेसिकली आई एम ए स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी। फ्रायड कहते हैं मैन इज़ मेड फॉर प्लेजर प्रिंसिपल। हम ये पेन और दुख के लिए बने भी नहीं हैं। अच्छी चीज़ें क्यों ना निकालें, और हमें हर आदमी में अच्छी और बुरी होती हैं, ये मान के चलिए। तो वी हैव टू इन्हेंस दोज, उनकी हेल्प लें। और दूसरी चीज़ तो कंपनसेट हो जाता है। बहुत सी अच्छी चीज़ें मेरे में, बहुत सी ख़राब भी हो सकती हैं, तो मैं उनका किस तरह से बैलेंस करके कैसे अपने एनवायरनमेंट में अडेप्ट करती हूँ और कैसे परिस्थितियों और सिचुएशन के हिसाब से उनका समुचित उपयोग करती हूँ, ये एक कला है। क्या दिस कोई इज स्किल। किसी स्टूडेंट की ऐसी कहानी है जिसने आपको हिला दिया हो, नहीं देखो, हम झकझोर तो दिया हो नहीं, कि भाई बहुत- आपसे कभी इंटरेक्शन हुआ उस हाँ, नहीं, बच्चे का? ऐसे बहुत से हैं, बहुत सी। अब मैं नाम और वो तो नहीं, क्योंकि हम काउंसलर भी हैं, साइकोलॉजी सब्जेक्ट है। बहुत सी ऐसी बच्चियाँ, और मेरी खुद की एक स्टूडेंट थी जो उसकी शादी के बाद जो उसको मतलब उसके हस्बैंड या इन लॉज की तरफ से जिस तरह से उसको ट्रीट किया गया, और जैसे वो बताती थी, अब मैं आपको डिटेल्स तो नहीं बता पाऊँगी, दिल दहल जाता है। वहाँ वो लगता है कि जब वो कहते हैं ना लड़की होने का, शायद पेरेंट्स इसलिए ही दिक्कत मानते होंगे कि अच्छा अगर आपको जीवन साथी, अच्छा परिवार ना मिले। ऑफ कोर्स उसके बाद में उसका डिवोर्स हुआ और उसकी बच्ची भी हो गई थी। तो मतलब ऐसे कई इस तरह के वाक़े हैं जिनको सिर्फ वो एक स्त्री है और वो घर से बाहर पढ़ने भी जा रही है, तो उसको एहसान के साथ, या सिर्फ भेज तो इसलिए दिया गया है कि कल को वो नौकरी या एक आर्थिक आधार में वो सहयोगी बनेगी, वो तो रहा। लेकिन उसके साथ वो किस तरह से शारीरिक, मानसिक और जो इमोशनल जो उसकी प्रताड़ना होती थी, वो चीज़ें हम अपने इस तरह के बहुत से केसेस हैं। लेकिन यस, जब उनसे बात करते हैं, उनमें अंदर जब टाइम लगता है उनका हौसला बढ़ाने में, और बहुत सी उस स्थिति से बाहर भी आई। इट इज़ तो नॉट जब द जैसे एंड ऑफ आप द एज ए काउंसलिंग करते थे, तो लड़कियां खासकर किस तरीके की प्रॉब्लम्स लेके आती थी आपके सामने? उस तरह की होती है। एक तो डोमेस्टिक वायलेंस, इन हाउस वायलेंस भी होती है। नहीं, ये तो स्टूडेंट उनकी शादी नहीं हुई होगी उस टाइम, तो कुछ स्टूडेंट कैसे अफेयर, लव अफेयर या ऐसी हाँ, कुछ बातें रिलेशनशिप तो मेन इशू होता ही है। आते थे ऐसे हाँ, कुछ? रिलेशनशिप का होता है, मोस्टली इस तरह के आते हैं, क्योंकि बहुत कच्ची उम्र होती है। कच्ची या मतलब चाहे वो 22, 23, 24 के भी हो गए, पर अभी व्यवहारिक ज्ञान नहीं होता। तो रिलेशनशिप में तो हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली अपनी ज़िंदगी तक ख़त्म कर लेते हैं बच्चे, और कोई सॉलिड कॉज नहीं होता। फैमिलीज़ की सपोर्ट ठीक है, बैकग्राउंड ठीक है, वो कहीं ना कहीं अपना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में कुछ मतभेद हुए, और आउट ऑफ मेजॉरिटी फीमेल्स वो कई बार ऐसे किस्से हुए हैं। लेकिन जो हम करते हैं उनकी, देखो मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर कोई बच्चा आत्महत्या कर लेता और हम उस तक नहीं पहुँच पाते, ये हमारी कमी है। इस मेंटल हेल्थ को तो हम मान ही नहीं रहे ना।
हर 10 में से चौथा आदमी, मैं स्टैटिस्टिक्स वाइज आपको कह रही हूँ, ही और शी इज़ ग्रैपलिंग विद मेंटल हेल्थ इश्यूज़। और एक हम बारूद के ढेर पे बैठे हैं इस समय, लोगों को सुनने वाला नहीं है, समझने वाला नहीं है, उनको राह दिखलाने वाला नहीं है। तो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल या मेंटल हेल्थ की जो इम्पोर्टेंस है, मैं आपके इस पॉडकास्ट के ज़रिए भी उस पर बहुत हाईलाइट करना चाहूँगी कि माता पिता से अनुरोध करूँगी, अभिभावकों से करूँगी, टीचर से करूँगी, खासकर जिनके साथ साथ बच्चे समय लगाते हैं राइट फ्रॉम द डे वन। ये नहीं है कि इस एज में रिलेशनशिप वाला, आजकल आप स्कूलों में देखिए, मैं तो यहाँ अक्सर तिलियार पे सैर करने जाती हूँ क्योंकि वो नेचर का वहाँ बहुत अच्छा सम्मिश्रण है। तो मैं बच्चे स्कूल के टाइम में यूनिफॉर्म पहने वहाँ देखती हूँ, वो ना माता पिता को पता है ना टीचर्स को पता है। यूनिफॉर्म में अगर वो स्कूल टाइमिंग्स में घूम रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो हमारी तालमेल व्यवस्था में गड़बड़ है ना, या तो कम्युनिकेशन में गैप है, पेरेंट्स नहीं इतना टाइम दे पा रहे या समझ पा रहे उनकी ज़रूरतों को, या बच्चे उनसे वो नहीं है, तो कहीं ना कहीं गलत मार्ग पे समय से पहले निकल तो रहे हैं। तो आज की जो युवा पीढ़ी है उसकी मनोदशा कैसी है, मनोस्थिति कैसी है, और क्या क्या चुनौतियाँ, सामाजिक चुनौतियाँ, मानसिक चुनौतियाँ? डिजिटल वर्ल्ड में हम आजकल हैं, डिजिटल इतना हमारे पास, इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन का वो है ना चारों तरफ हमारे पास इर्द गिर्द, जिसको कहते हैं ना जंजाल जिसमें हम हैं। देखो बहुत अच्छी भी चीज़ें हैं, कम्युनिकेशन जो ये पूरी क्रांति है एक तरह से, हमारे पास हमारे साधन है कि हम एट द टच ऑफ द जस्ट माउस हम वर्ल्ड में कुछ भी पता लगा सकते हैं। लेकिन साथ साथ में जो इन्फॉर्मेशन बम्बार्डमेंट जो हो रही है, हर एक आदमी उससे कोप नहीं कर पाता, और बच्चे अक्सर अनफॉर्चुनेटली सही रास्ते की बजाय बहुत सी ऐसी चीज़ जो उनके लिए उस स्टेज पे डिज़ायरेबल नहीं है, उन चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, बहुत सी चीज़। और एक ये जो देखा देखी रीस का, होड़ का जो ज़माना आ गया, ये मेरे पास इतना, ये मोबाइल का ये होना चाहिए, ये इस तरह का बाइक होनी चाहिए। आम आप देखिए, एवरी पेरेंट इज़ नॉट इन ए पोजीशन टू अफोर्ड ऑल दीज। आप देखिए ना, अर्थव्यवस्था भी हमें अपनी पता है, हमारा अपना सामाजिक ताना बाना भी आपस, हमारे यहाँ जो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स हैं देहात से बिलोंग करते हैं। आज भी 80% या जितना भी है देश देहात का ही है। हम केवल कुछ शहरी उससे मापदंड से जनरलाइजेशन एटलीस्ट नहीं कर सकते। तो वहाँ वो जब वो करते हैं, और आप देखेंगे इतनी चोरी, और यार नॉर्थ में तो और ख़ासकर अपने रीजन के चेन स्नैचिंग है, ये सारे कोई क्रिमिनल पेशेवर कोई ना, इनको अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरी करने के लिए कम वॉट में इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन है। लॉन्ग रूट कोई लेना नहीं चाहता, लॉन्ग रूट में वही मेहनत है, एफर्ट है, टाइम वो है। एवरीबडी वांट्स टू हैव सक्सेस, ओवरनाइट सक्सेस। तो वो जो चीज़ चल पड़ी है, मीडिया इसको और भी, क्योंकि उनको देखता है उसमें ग्लैमर है, इस तरह रातों रात कैसे वो रातों रात विराट को या किसी को देखते हैं चैम्पियन, वो ये नहीं देखते उसके पीछे कितना अथक प्रयास है, मिडनाइट बर्निंग ऑयल है जो उनको स्टेज में लेके आया। तो ये युवा आजकल हर चीज़ बहुत जल्दी पाना चाहता है, और उसके लिए प्रिपेयर होना मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली, सोशली, इन्वायरमेंटली, वो हम अब इतना परिपक्व हो नहीं रहे। तो वो अधकच्ची जो खेप निकलती है ना, तो वो जो चीज़ आप समझते हैं, जो चीज़ पूरी पकी ना हो और वो उसमें आ जाए, तो वो जो उसके पिटफॉल्स होते हैं, ड्रॉबैक्स हैं, वही हम सोसाइटी में अब बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। ड्रग्स इतनी क्यों बढ़ गई हैं, एस्केपिज़म है, क्यों इतने ये रिलेशनशिप और इस तरह के, पेरेंट्स से बच्चों का संवाद ठीक नहीं है, पेरेंट्स उनके लिए सिर्फ एक ज़रूरत पूरा करने का साधन है, मेजॉरिटी के लिए, आई एम नॉट टेलिंग ऑल। लेकिन जो ये समस्याएं बढ़ रही हैं ना, और बहुत छुटपन से ही, तो ये तो बहुत सी चीज़ें हमें साथ में लेके चलनी पड़ेंगी। पेरेंट्स को भी बहुत जागरूक होके, टीचर्स को भी क्वालिटी टाइम भी लगाना है, समस्या की जड़ तक पहुंचना। एक समस्या जब एक विकराल रूप धारण कर लेती है तो उसका सॉल्यूशन बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है और बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है राइट फ्रॉम द डे वन। क्यों नहीं हमारे पाठ्यक्रम क्यों नहीं इस तरह के बनते, क्यों नहीं गवर्नमेंट की पॉलिसी और पेरेंट्स से, मैं तो कहती हूँ हर चीज़, परिवार सबसे एक छोटी इकाई होती है, सोशल यूनिट जो सबसे और सबसे अहम होती है बच्चे के सोशलाइजेशन में।
तो हमारा तो सब्जेक्ट ये है कि तो बिहेवियर को राइट फ्रॉम द डे वन अगर हम चैनलाइज करेंगे। अब हर चैनल पे या हर जगह आप देखेंगे, हर माँ की आजकल जो यंगस्टर हैं ये है, हमारा बच्चा खाना नहीं खाता, मोबाइल अगर स्क्रीन सामने होगा तो वो बच्चा अपना देख रहा है जो भी उम्र के हिसाब से, और वो उसको फीड कर रही है। बच्चे को पता ही नहीं क्या अंदर जा रहा है, कैसे उसको चबाना है, गॉबल अप हो रहे हैं, सारी चीज़ें, एक चीज़ नहीं है, पता नहीं कितनी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो समस्या को उसकी जड़ से देखिए। आपकी शादी 24-25 साल की एज में हाँ, हुई, हाँ, बहुत सोनीपत जल्दी। के खानपुर में। कानपुर, हाँ, मूल रूप से जो रणवीर मेरे सिंह ससुर- मलिक के हाँ, साथ आपकी शादी हाँ, हुई। डॉक्टर थे वो, आर्मी में भी थे और उनकी हरियाणा गवर्नमेंट में भी उस टाइम ड्यूअल सिलेक्शन हो गई थी। शादी के बाद आपका परिवार बहुत है भरा पूरा परिवार, एक बेटा एक हाँ, बेटी, हाँ, मैं और जॉइंट फैमिली में रही पूरा आपकी डिकेड। एज बताते हैं कि 37-38 साल की एज होगी तब डॉक्टर साहब का ऐसा हाँ, में निधन हो गया। हाँ, तो मेरे- वो एक ऐसी झटका आपके जीवन में लगा, उससे आप कैसे उभरे और वो जो घटना हुई वो कैसे हुई थी मैडम? ये हाँ, लाइफ में हुआ था कि बहुत ऑल ऑफ ए सडन हुआ था। कई होता है, कई बीमार हो या चोट लग जाए तो मेंटली प्रिपेयर हो जाता है। मेरे हस्बैंड वॉक करने आए थे और देखिए कितनी, मतलब ये अजीब बात है, जो मेरी रोज़ी रोटी है MDU, वहीं उनका एक्सीडेंट हुआ। और मैंने 35 साल के, हम अभी भी रोज़ ही लगभग वहाँ जाते हैं, उस स्थान से शायद रोज़ ही गुज़रती हूँ, और कभी ऐसा नहीं हुआ याद नहीं आया हो। मैं नहीं थी, वो वॉक पे थे और पीछे कोई ड्रंक स्टूडेंट थे, लॉ से संबंधित थे वो, उनके पास ना तो लाइसेंस था और ये भी पता चला था कुछ रसूख वाले जजेस के बच्चे थे वो, नहीं उनसे कंट्रोल हुई। शायद वो मारना नहीं चाहते थे, बट यू हैव नो राइट, अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है और आप शराब पी के आप मेन रोड पे निकल रहे हो यूनिवर्सिटी की। उन्होंने गाड़ी को इस तरह किया कि वो आई थिंक ऑन द स्पॉट ही उनकी वो हो गई थी, उनको ले जाया गया था, जो भी लेके गए थे, ही वॉज डिक्लेयर्ड ब्रॉड डेड। तो लाइफ में एक ऐसा कैटास्ट्रॉफिक और ऐसा था कि यू टर्न हो गया था। जो मैं काउंसलिंग करती हूँ, मेरा सब्जेक्ट है, मैं खुद डिप्रेशन का शिकार हो गई जब थी। ये घटना हुई तो उस टाइम पे आप कहाँ थे मैं और अपने जब ये घर ही सुना थी। तो क्या हुआ? घर ही थी, आप सोच सकते हो। 2 घंटे बाद जब वो घर गए, 2-2.5 घंटे बाद जब ये फ़ोन आया कि वो रहे नहीं और आप मेडिकल आ जाओ, तो आप सोच सकते हो, कुछ समझ नहीं आता कैसा हुआ होगा। मुझे आज भी, मैं वो जब क्षण याद करती हूँ तो बहुत ही भयावह स्थिति थी मेरे और बच्चों के लिए। बच्चे उस समय 10th में आए थे, तो बहुत ही क्रूशियल है। मैं ट्विंस की मदर हूँ, एक बेटा एक बिटिया है, तो दोनों का ही सेम ही ईयर था। बड़ा कंक्लूडिंग होता है, बोर्ड्स होते हैं। तो इस घटना ने तो उसी बिल्कुल साल हमने पूरे घर परिवार को बनाया हिला था। के रख दिया होगा। जी, पूरा परिवार, घर भी उसी साल बनाया था, तो फाइनेंशियली भी ड्रेन हो चुके थे। और मतलब फाइनेंस तो खैर कुछ भी नहीं है लाइफ के आगे, मैं वह बता रही हूँ। तो जिसको कहते हैं ना, स्पीड से गाड़ी चल रही है और एकदम उसको कहीं बड़ा स्ट्रॉन्ग उसे रोक कर और एकदम वो करके वो भूकंप सा आया। लेकिन आई थिंक अब मैं कह सकती हूँ कि शायद मैं पहली तो नहीं हूँ दुनिया में जिसके साथ ऐसा हुआ है। People have been grappling with such issues even before also, पर yes, जब अपने पर करती है तो अपना दिक्कत हुई, बहुत बहुत ही दिक्कत हुई 1-1.5 साल। और मैं खुद ही, मैं बता रही हूँ, जो दूसरों की काउंसलिंग करती थी, मैं खुद डिप्रेशन का था। मुझे मेरे जो कोलीग्स थे, मेरे टीचर रहे हैं, वो आके समझाते थे, काउंसिल करते थे। वक्त लगा, वही बात है, अब समझ में आता है जो कहावत बनी है, वक्त ही एक मरहम को, ज़ख्म पूरा तो शायद कभी ठीक नहीं होगा, लेकिन यस, आदमी मेन स्ट्रीम में आना ही एक सिर्फ है। आप बच के, मैंने बहुत एस्केप किया, बहुत छुट्टियां ली, बहुत कोशिश की कि मैं किसी से ना मिलूं, पर ऐसे होता नहीं है। धीरे धीरे आपको, और वही है, अगर बिल्ली को देखकर कबूतर आंख बंद कर लेता है तो बिल्ली तो नहीं छोड़ेगी ना। अल्टीमेटली कबूतर को अपना सर्वाइवल के लिए पंख फैलाने पड़ेंगे, तो वही धीरे धीरे आता है। हाँ, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि मेरे केस में बहुत बड़ी सेविंग ग्रेस थी कि आई वॉज़ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। मैं ऑलरेडी जॉब में थी,
मैं इसीलिए सबको कहती हूँ, ज़रूर पढ़ो, ज़रूर इल्म का या जो स्किल का कहीं भी जो मौका मिले, ख़ासकर लड़कियों को तो चूकना ही नहीं चाहिए। आपके माता पिता कितने ही सशक्त हो, आपका परिवार कितना ही मजबूत हो, केवल खुद से ही आप अपने जीवन रूपी गाड़ी का जो स्टीयरिंग है वो आपके हाथ में तभी होगा जब आप फाइनेंशियली सशक्त होगी। और वो एजुकेशन से, स्किल से, मतलब आप जो भी आपको मौका मिलता है आप चूकिए मत। जहाँ आपको अपनी मेहनत करनी है वहाँ आपने कभी पीछे नहीं रहना। कोई किसी को नहीं, पेरेंट्स सभी कभी तक सभी के नहीं रहते, ये सृष्टि का नियम है। आपके ब्रदर, आपके सिस्टर्स कितनी अच्छी हो, कोई कब तक सपोर्ट करेगा। यू हैव टू बी योर ओन तो आप मास्टर। ये मानते हैं शिक्षा ही आत्मनिर्भरता का एक कारण शिक्षा, है? स्किल जो है, मतलब किसी तरह आपको आत्मनिर्भर ज़रूर बनाए। ये नहीं, हर आदमी को शिक्षा का ज़रूरी नहीं है कि सब एकेडमिक्स ओरिएंटेड हों। आपका जो भी हुनर है, आपको अपने स्वावलंबी बनना है। ये आपको अपने बच्चों के मन में राइट फ्रॉम द डे वन धार देना चाहिए कि आपको स्वयं करना है, चाहे आपको कितना भी सेटअप मिले, लेकिन आप हो। और वही चीज़ आपको जीवन के, आज अगर मैं, आपने मुझे बुलाया, आपके स्टूडियो में ये कह रही हूँ, तो केवल इसका पूरा श्रेय मैं, ठीक है, अपने पेरेंट्स को, अपने रिलेटिव्स को, जहाँ जिन्होंने सपोर्टिव सिस्टम रहा, लेकिन अपनी शिक्षा और जो मेरा व्यवसाय है, जो मेरा प्रोफेशन रहा है, उसको मैं पूरा श्रेय देती हूँ कि एक व्यक्तित्व को निखरने में पूरा अपना आस्पेक्ट बोलते हैं, हम इसको, पूरे आस्पेक्ट, अपनी पूरी डायमेंशन को एक्सप्लोर करने में उसका पूरा योगदान रहा है। और हम जब खुद इस स्थिति में होते हैं तभी हम किसी दूसरे की मदद कर सकते हैं। एक खुश आदमी ही दूसरे को, समाज को कुछ दे सकता है। तो उसके लिए खुशी भी, देखो पैसा सब कुछ नहीं, आई डू एग्री, लेकिन सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। तो उतना तो आपको करना ही, आपने शौक़ करिए। हाँ, एक शौक़ की भूमिका, मैं बहुत वॉरिशियस, बहुत पेंटर आर्टिस्ट हूँ। और अच्छा, मैं उससे पहले मैं एक और सवाल करूँ, आपके पेरेंट भी सिंगल थे और आप भी बाद में सिंगल पेरेंट हैं, मेरी तो भी 10th में ही सिंगल लगभग पेरेंट के सामने कैसी कैसी चुनौतियाँ बहुत आती हैं? चुनौतियाँ होती हैं, और फीमेल के साथ अपनी तरह की है। मेल पेरेंट भी सिंगल हो, देखो मैं ये नहीं कहती, उसके सामने भी बहुत चुनौतियाँ, बच्चों को पालना। फीमेल के सामने तो रहती हैं, डिसीजन लेने में बहुत होता है, बच्चों को किस्सा है। मेरे केस में थोड़ी सी मैं अपने आप को फॉर्चुनेट, देखो वन शुड बी एबल टू काउंट वंस ब्लेसिंग। हमेशा अपनी ज़िंदगी में जो तकलीफ़ें हैं उसको हैं, लेकिन केवल उन्हीं को उभारो और आपको जो ब्लेसिंग्स हैं उनको ना बात करो, ये सही नहीं है। बच्चे होशियार थे मेरे, उन्होंने वो दिक्कत नहीं करी, वो बहुत अच्छे पढ़ते गए, तो ये एक बहुत मजबूत पक्ष हो जाता है। हाँ, डिसीजन लेने में वो क्या करना, वो इतना अच्छा स्कोर कर रहा था, तो वो जो चाह रहा था वो अपने आप, ही वॉन्टेड टू बी एन IITN। उसने 1 साल ड्रॉप किया मेरे बेटे ने, फर्स्ट ईयर उसका ऑल इंडिया में इतना रैंक था कि IIIT के फर्स्ट 500 बच्चों में था। उसको हैदराबाद का बेस्ट कॉलेज मिल रहा था इंजीनियरिंग, बट ही वॉन्टेड टू बी एन IITN, जॉइन IIT। सब ने मुझे कहा, जो 96% लेके बच्चा ड्रॉप कर रहा है, मुझे कहा लोगों ने कि ये तुम गलत कर रहे हो। मैंने कहा ये मेरा डिसीजन नहीं है, बच्चा चाह रहा है। पेरेंट्स का ये है कि बच्चे को पूरे विंग्स दो, कल को ज़िंदगी में वो ये ना कहे कि मुझे मौका नहीं दिया। तो इस तरह वो मेरे को थोड़ा सा कम दिक्कत रही, जैसा बच्चा चाहते थे उनको सपोर्ट किया। बिटिया डेंटिस्ट ही बनना चाहती थी, वो MBBS, पता नहीं उसको लगता था मैं शायद इतनी वो नहीं, शी ऑलवेज वांटेड टू बी ए डेंटिस्ट। और मेरी बिटिया डेंटिस्ट है। बेटा कहाँ से किया BDS? उसने मेडिकल कॉलेज रोहतक से किया है, और बेटे ने IIT दिल्ली से किया है। IIT। उसके बाद उसने MBA करी XLRI से, वो बहुत प्रेस्टिजियस है, कैट के थ्रू उसका आया था। और उसके बाद IIM बैंगलोर से उसने डिजिटल, उसमें एक वो पूरा एक 1 ईयर का रेगुलर कोर्स किया। दोनों बच्चे सेट है? हाँ, वो अपना फ्लिपकार्ट में जॉब कर रहा है, बिटिया का अपना क्लिनिक है। तो बच्चों का लिए डिसीजन लेना, उनको वहाँ मेरे लिए ये था कि सपोर्टिंग सिस्टम था, उनको सपोर्ट करना। वहाँ ज़्यादा दिक्कत आती है कि बच्चा अभी कुछ नहीं कर रहा और आप अब इसको कहाँ डालें, तो उस तरह पर यस, कल को दोनों बच्चों की अरेंज मैरिज है बहुत, क्योंकि मैं बहुत जल्दी मदर बन गई थी और टाइम से, मतलब उनकी जैसे मैरिजेस हो गई, तो यस। तो मैम, जैसे आप दैया
आपके हस्बैंड मायके से दैया है हाँ। और शादी मलिक में आप हुई, समझते तो हो यहाँ दोनों ही हरियाणा के बहुत बड़े गोत्र, गोत्र हैं, तो गोत्र। अरेंज मैरिज हो जाती है। हो गई। ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं, मुझे सब हंसते थे कि बड़ा दिक्कत होगा। अब मैं बच्चों से भी कहती रहे तूने आईआईटी में करके, लोग तो अपने आप कर लेते हैं बच्ची ने, पर अब सब ऐसे नहीं होते वहाँ। तो शुरू में तो हम बच्चों पे कहते हैं फोकस ऑन स्टडीज़, फोकस ऑन स्टडीज़, तो वो ये चांस की बात है। ये तो खैर उन्होंने लाइटर नोट में कह रही हूँ, पर देखो जी, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, एक वो शक्ति भी है, वो भी चलती है। तो सारी चीज़ें आई थिंक बहुत सी चीज़ें डिस्टाइंड होती हैं। हाँ, एफर्ट पूरा करना, एफर्ट लगा, मेरा बहुत टाइम लगा। आपकी एक छोटी बहन है, हाँ उसके जी, रिश्ते हाँ। को कैसे देखते हैं, और आपके जो संघर्ष भरा जीवन रहा है उसमें उनका कितना योगदान है? देखिए, वो मेरे से बहुत ज़्यादा छोटी है, मतलब लगभग 7-8 साल तो छोटी हैं। तो वो उसका भी संघर्ष है। देखो, पेरेंट का खोना उसके लिए भी उतना ही, एक सिस्टम से निकल कर वो फिर बहुत छोटी आयु में वो राई में उन्होंने उनको हॉस्टल में चली गई थी। एंड शी हैज़ बीन अ टॉपर थ्रू आउट, राई की बेस्ट गर्ल है आज भी उनका वहाँ वो है। उस एसोसिएशन की भी वो प्रधान है, अपने स्कूल को बहुत सपोर्ट करती हैं, और वो हमेशा श्रेय देती हैं कि स्कूल में जो मुझे बनाया मेरी मदर ने, और जो स्कूल ने जो मुझे दिया, उस टाइम पीक पे था वो। जैसे राइस स्पोर्ट्स स्कूल था ना, उनके यहाँ ऐसे बाहर से भी टीचर्स थे, इतनी अच्छी आदत डलवा देते थे बच्चे को पढ़ने की, एक्स्ट्रा कोकुलर एक्टिविटीज़ की, गेम होना एक मस्ट है। तो उसने उसको बहुत, आई रिमेंबर स्कूल डेज़ में उसको इंग्लैंड लेके गए थे, स्कूल का इंटरेक्शन प्रोग्राम था, तो एक्सपोज़र बहुत होता है। और वो भी उन्होंने इंजीनियरिंग करी, उनको मेडिकल कॉलेज में भी एडमिशन हो रहा था, और साथ साथ में ये इंजीनियरिंग में भी, दोनों उन्होंने 10th 12th के सब्जेक्ट्स के हिसाब से, बट शी ऑप्टेड टू बी एन इंजीनियर। ये अपना कुरुक्षेत्रा में, जो पहले ये मेरे ख्याल इसको NIT बोलते थे, क्या बोलते थे ये, जो अब तो वो अपग्रेड हो गया, इंजीनियरिंग कॉलेज जो वो है, उसमें से वहाँ उन्हें करके उसके बाद उन्होंने सिविल सर्विसेज के लिए ट्राई किया, और IRS? हाँ, IRS, और सेकंड अटेम्प्ट में ही वो हो गई थी। आज वो एक उच्च अधिकारी हैं दिल्ली में। तो मुझे लगता है मैं थोड़ी बड़ी हो गई थी, उसकी इमोशनल जर्नी मेरे से ज़्यादा टफ रही। पेरेंट्स को एकदम लॉस ऑफ पेरेंट्स, फिर लॉस ऑफ होम, और उसके बाद हॉस्टल में रहना, तो शायद उनकी पर्सनालिटी पर उसका और भी टफ है वो। आई थिंक टफनेस से ही आदमी इमर्ज होके निकलता है। मैं अक्सर स्ट्रेस मैनेजमेंट की क्लासेस में बताती हूँ, एक आम कोयला जब बहुत सालों तक प्रेशर झेलता है, तभी जाके वो नायाब हीरा बनता है। यही बात हम ह्यूमन बींग्स में है। हमारा संपूर्ण कभी निखर ही नहीं सकता यदि हम स्ट्रगल की उसमें ना चलें। एक कुम्हार इतना ठोक पीट के वो करके एक शेप देता है, नहीं तो वो तो माटी, एक उससे मूर्त बन जाती है, एक उससे सिंपल एक वो पत्थर रह जाता है। तो वही वाली बात है, जीवन का संघर्ष तो ही आपको बनाते हैं इसमें, और जीवन में संघर्ष ना हो ऐसा जीवन भी नहीं हो सकता। हाँ, किसी के थोड़े कम हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं, ये फ़र्क है। सही जीवन जो जी के जाएगा ना, जो आम, जिसको कोई कंफर्ट जोन में है, वो जैसे हम अक्सर कहते हैं ECG की एक स्ट्रेट लाइन है, लाइफ इज़ नो मोर। अप एंड डाउन जिसके जितने भी ज़्यादा होंगे लाइफ में, तो अचीव वही करेगा। आप धीरू भाई अंबानी को देखो, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ अंबानीज, या मैं उनकी कोई प्रो हूँ, लेकिन उसने जो एम्पायर किया, ठीक है, उसके आगे लेगेसी को वो कर रहे हैं, ही स्टार्टेड। या ऐसे बहुत से हैं, किरण मजूमदार शॉ है, 1975 में बेंगलोर में केवल अपने घर की गैरेज में उसने 5-6 लोगों के साथ शी स्टार्टेड, जो उसकी फार्मेसी वो है, और वो 5-10 साल में उसका इतना टर्नओवर हो गया था, बिकॉज दे बिलीव्ड इन देमसेल्फ। कि जैसे वो कहता था ना, वो इम्पॉसिबल शब्द मेरी डिक्शनरी पे नहीं है, नेपोलियन कहता था, ठीक है। तो इसी तरह इम्पॉसिबल का आई एम पॉसिबल। यस, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ। और देखो, धक्के तो लगेंगे, खूब रगड़े भी लगेंगे, खूब आपको गिरोगे, बार बार गिरोगे, बार बार परिस्थितियाँ ऐसे आएंगी, गिरोगे, लड़खड़ाओगे, लेकिन आपने हर बारी खड़े होने का प्रयास ज़रूर करना है। यही रेजिलियंस है, और रेजिलियंस प्रकृति ने हम सबको दी है। कौन कितना उस पैकेज को खोल सकता है,
यही सारी सक्सेस स्टोरीज है। सचिन आज एक वो है ना क्रिकेट का गॉड। ही वॉज बॉर्न इन ए वेरी नॉर्मल फैमिली, बहुत मिडिल क्लास। महाराष्ट्र के एक सरकारी स्कूल में से मैं भी सरकारी स्कूल में ही पढ़ी हूँ, जी। सरकारी स्कूल से ही उसमें, और वो 10वीं में फेल हो गया था इंग्लिश में। टीचर्स ने कोई मतलब एक वो शायद कोई ना भी याद रखता, बस उस घटना के 3-4 साल बाद ही वो इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट में उसने इतना नाम अपनी मेहनत के बल पर बना लिया था कि महाराष्ट्र का जो बोर्ड है, ये एजुकेशन बोर्ड स्कूल का, तो जब उन्होंने अपना सिलेबस रिवाइज किया, इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर ही सचिन तेंदुलकर के नाम पे था। तो दैट इज़ द स्टोरी ऑफ सक्सेस। तो अनीता कुंडू जी हमारी प्रदेश की, मैं उनसे किसी प्रोग्राम में मिली थी। माउंटेनियर। हाँ, माउंटेनियर। उन्होंने माउंट एवरेस्ट, द हाईएस्ट एंड द मोस्ट डिफिकल्ट पीक को सदर्न हेमिस्फेयर से 2 बार स्केल किया है। कितना कमेंडेबल है। उस घर से जहाँ उनका भी शायद पिता नहीं थे, माता तो उनकी कहीं मजदूरी करती थी खेतों में, वो बच्चा इतना आगे अपनी मेहनत के बल पर उन्होंने अपने आप पर किया। और जब हम अपने आप पे बिलीव करते हैं ना, तो हमें सपोर्ट सिस्टम मिलता है। ये एक नेचर का, एक यूनिवर्स का रूल है। आप पहला कदम आपको उठाना पड़ेगा, आपको मिलेंगे आगे। ऐसा नहीं है कि हमेशा ही आपको असफलता मिलेगी। अब्राहम लिंकन थे, 51 ईयर में जाके वो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बने। तो उससे पहले की अगर आप जीवनी देखेंगे तो क्या नहीं हुआ उनके साथ। द मोस्ट पैथेटिक, हर जगह असफल रहे, रिलेशनशिप में जहाँ उन्होंने हाथ डाला, बिजनेस में, इलेक्शन में, हर जगह। पेरेंट्स नहीं थे, लैंप पोस्ट पे भी तो लोग पढ़ पढ़ के ठंडे देशों में। ऐसे हमारे यहाँ भी गए लाल बहादुर शास्त्री, जो बच्चा छोटा सा, नदी सिर्फ उसको पार करनी पड़ती है, खद्दर के कपड़े, वो जब तक कक्षा में बैठा है, जब तक सूखते हैं, इतने में वो दोबारा ड्रिल आ जाती है कि उसके पास मल्लाह को देने के लिए। दे अडॉर्न द हाईएस्ट सीट व्हेन दे कैन। और मैं हमेशा कहती हूँ बच्चों को, अगर हम आज एक सिंगल पीस में बैठे हैं तो ये मिरेकल है। यू विजिट एनी हॉस्पिटल, यू विजिट एनी सच इंस्टीट्यूट, आपको देखेंगे कितने लोगों में मिजरीज है, सफरिंग है, फॉर नो फॉल्ट ऑफ देयर्स। तो वो कोप करते हैं। मैं बॉम्बे की एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़ी हूँ जिनके हाथ नहीं हैं, जिनके पैर भी नहीं है, वो मुंह से ब्रश पकड़ के या एक जो भी उंगली है उससे वो पेंट करते हैं और कहते हैं नो चैरिटी, हमें दया नहीं चाहिए, हमें अपना हक चाहिए। वो जब भी आप उनको सपोर्ट करते हो किसी भी रूप में, वो अपने बने बनाए कार्ड्स भेजते हैं, डायरीज भेजते हैं, कैलेंडर भेजते हैं जो उनके बनाए हुए होते हैं। तो व्हेन दे कैन डू वंडर्स, स्पीच, और जो ये डेफ एंड डम कई इंस्टीट्यूट हैं, हमारे यूनिवर्सिटी में भी पूरा एक डिपार्टमेंट है इनका, जो 2 कोर्सेज हम करवा रहे हैं उनके लिए, जो साइन लैंग्वेज के। मैं उन बच्चों के साथ कितनी बार उनसे इंटरेक्ट होती हूँ, मैंने उनके चेहरे पे कभी शिकन नहीं देखी। जो एक आम आदमी में सो कॉल्ड, जिनको हम कंप्लीट कहते हैं, उसके चेहरे पे हो सकती है। और इस तरह के आप देखेंगे कहीं सुसाइड का रेट मिनिमल मिलेगा इस तरह के में। और जो भरे पूरे सो कॉल्ड होते हैं, वो जरा सी भी इमोशनल कोई चीज़ें या लाइफ के जो ट्रॉमास हैं, ट्रबल्स नहीं सह पाते और इतना बड़ा अपराध कर डालते हैं। तो आप अपने को बिजी कैसे रखते हैं? बेटी की शादी हो चुकी है, बेटा भी जॉब कर रहे हैं, बिजी रखना, स्वस्थ रहने का मेरे स्ट्रेस बस्टर है। मैं वही बता रही थी, मेरी हॉबी है शुरू से, मैंने कभी फॉर्मली नहीं सीखी, बट आई पेंट अ लॉट। अपनी डिज़ाइनिंग करती हूँ, अपने ड्रेसेस की डिज़ाइन, तो मेरा शौक़ है। ज्वेलरी डिज़ाइन करती हूँ अपनी, प्रोफेशनल नहीं है। नेचर फोटोग्राफी, नेचर से बहुत जुड़ी हूँ। उगते हुए सूरज को, पेड़ों लहराते हुए, मतलब कहीं भी जहाँ मुझे मिल जाए। ये नहीं उसके लिए मुझे किसी बहुत सीनिक जगह में, हर जगह खूबसूरती है, उसको मैं वो अपने करती हूँ। मैं लिखती हूँ, मैं पोइट्री, हिंदी पोइट्री करती हूँ। मेरा एक अपना पोइट्री बाय डॉक्टर सोनिया मलिक एक यूट्यूब पे चैनल भी है। बहुत सी संस्थाएं हैं जहाँ मैं अपने आप को रेगुलरली विज़िट करती हूँ। बच्चों में ये स्ट्रेस बस्टर है। आप सोचते हो आप उनका भला कर रहे हो, नो, यू आर डूइंग गुड टू योर ओन सेल्फ। क्योंकि आपके देखो, जब हम खुश होते हैं ना, जो अच्छा करते हैं, एंडोर्फिन रिलीज होते हैं, हार्मोन्स रिलीज होते हैं, फील गुड फैक्टर के, और वो सेरोटोनिन है या इस तरह के, वो सीधा जाके हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं और हमें हेल्दी रखते हैं। ये तो बहुत, अपने आप को व्यस्त कीजिए, अपनी चाह खोजिए, अपना पैशन खोजिए। ये हो नहीं सकता। आप कुकिंग करिए, आप सफाई करिए, आप किसी से मिलिए, पार्टी, कुछ भी करिए, लेकिन हॉबी, पेट पालिए। पेट गिव अस अनकंडीशनल लव। फॉर एग्जांपल मेरी ये हॉबीज़ हैं, पेंट, मेरे इतना है काम, मुझे तो लगता है 24 घंटे भी कम है।
हम कितनी बार प्रोक्रेस्टिनेट कर जाते हैं, नहीं बाद में करेंगे, वो हमारी अपनी कमी है। लेकिन काम करने वाले को इतना काम है कि 24 घंटे भी कम है। तो समय, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। और अब तो उसे लगता है पूरा जहां अब हमें कोई छुट्टी अप्लाई नहीं करनी पड़ती कि सैंक्शन होंगी या नहीं, क्योंकि आप इतने इस तरह के पदों पे थे कि ज़्यादा छुट्टी ले ही नहीं पाते। इनफैक्ट ले नहीं, मैं जब हुआ तो अपनी जितनी छुट्टियां इंटाइटल्ड होती हैं सारी ही लैप्स गई हैं। लेकिन और भी खुल के काम कर सकते हो, इतना काम है। और साइकोलॉजी, आई एम फॉर्चुनेट टू बी एसोसिएटेड विद दिस सब्जेक्ट। मेंटल हेल्थ से जो जुड़ी हुई है, जा के गांव में जाओ जहां लोग जाते नहीं। मैं अक्सर स्कूलों में जाना पसंद करती हूँ कि जहां ये नहीं है कि प्रोफेसर हैं या हमने सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ को ही विज़िट करना है। अब और मैं जो काउंसलिंग भी करती हूँ, मतलब एक पैशन के रूप में, प्रोफेशनल नहीं करती। तो उससे ये होता है कि आप इनर व्हील क्लब से भी जुड़े हैं? हाँ, मैं इनर व्हील क्या की काम भी, होता है इसका? उसमें हम लोग एक, देखो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो कि एक सोशल जो प्रोजेक्ट्स हैं जो हम कर पाते हैं, एक हमारा फेस है कि हम समाज के लिए क्या कर रहे हैं। उस क्लब के माध्यम से संयुक्त एक प्लेटफॉर्म पे हम जुड़ के तो हम बहुत से प्रोजेक्ट करते रहते हैं। रोहतक या उसके आसपास से हमारा जो इनर व्हील 301 रोहतक का जो हमारा क्लब है, हालांकि कई क्लब है, हमारा जो क्लब है उसके माध्यम से हम सोसाइटी के एजुकेशन का, विमेन हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फोकस रहता है। मार्जिनलाइज जो हैं, जो हमारे समूह हैं, उनको हम किस तरह से आगे लेके आ सकते हैं। और हमारा डिफेंस फोर्सेस के लिए भी हमारे कुछ ना कुछ इस तरह के प्रोजेक्ट जहाँ भी हम कंट्रीब्यूट कर सकें। मेन तो उसमें एजुकेशन का, हेल्थ का बहुत ज़्यादा उस पर फोकस है। हमारा अपना एक वो भी हमने वो कर रखा है, फिजियोथेरेपी का भी एक सेंटर है जहाँ हम इस तरह से लोगों को जो ज़रूरत है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, और भी बहुत सी चीज़ें समय समय पर कैंप्स लगाते हैं। फाइनेंशियली एड भी देते हैं, टेक्निकल एड भी देते हैं, बुलाते हैं एक्सपर्ट्स को, उनको उनसे विज़िट करवाते हैं। तो इस तरह से लोगों तक पहुंचने का प्रयास करते हैं उसमें भी। तो शी टॉक्स में अगला नाम आप सजेस्ट करना चाहे कि द हरियाणा टॉक्स पे किसका पॉडकास्ट होना चाहिए, तो आप किसका मैं नाम? प्रीति गुगनानी जी का करूँगी। आपने जैसे कहा है, बहुत से नाम है मेरे जहन में, लेकिन उसका करूँगी क्योंकि आई हैव सीन हर। पिछले कितने सालों से मैंने उनको देखा है। ठीक है, उनको अपना स्कूल है, एक स्कूल को भी बहुत वो आगे लेके गई हैं, लेकिन उसके अलावा जो उन्होंने इनर व्हील से जुड़े हुए और बहुत से जो प्रोजेक्ट्स किए हैं, तो आई वुड लाइक कि शी शुड कम। मतलब आप ये मानते हैं कि जो हमारे दर्शक हैं वो प्रीति गुगनानी का पॉडकास्ट देख के काफ़ी कुछ सीखे आपने उनके जिसे जीवन मुझसे से? पूछा, हाँ, उनसे बहुत लंबे और भी लिस्ट में है, लेकिन पहले आप उनको बुलाइए क्योंकि वो सामाजिक चेतना में भी के से भी जुड़ी हुई हैं और बहुत फिलैंथ्रोपिक उनका जो है ना वो है। मैं देखती हूँ हमारे कितने फंक्शंस हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट अपना स्पेस, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, अपना बहुत से खर्चे होते हैं। देखो, बिना खर्चे के हम कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सी चीज़ें हमारी बड़ी सुविधा से हो जाती हैं उनकी मदद के साथ। तो वो भी जुड़ी हुई हैं इस मुहिम में। कि जो खासकर हमारी युवा पीढ़ी है, लड़कियां हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहिए एज ए साइकोलॉजिस्ट? यस, एक तो लड़कियों को देखो, अब फॉर्चुनेटली एक अच्छा ट्रेंड, और स्पेशली हरियाणा में, मैं दूसरे स्टेट भी विजिट करती हूँ, एमपी, यूपी के बहुत सी जगह आज भी गर्ल्स को बहुत ज़्यादा हैं, फैमिलीज अभी भी वो हैं, लेकिन हरियाणा में एजुकेशन के लिए, चाहे वो आर्थिक समृद्धि का ही पीछे कारण हो, एजुकेशन के लिए देखो हमारे यहाँ तो विमेन यूनिवर्सिटी भी है, नहीं वो करते। तो एक तो गर्ल्स को अपना पावर्स, शिवा शक्ति, ये वो भी, शिव भी अधूरा है, अर्धनारीश्वर उनको भी कहते हैं। यू आर पावर इनकारनेशन। फीमेल्स की रेजिलिएंट ज़्यादा होती हैं, ये मैं इमोशनली नहीं कह रही, स्टडीज़ के आधार पर कह रही हूँ। देखो, कुछ तो कारण होगा ना प्रकृति ने माँ बनने का, हालांकि इट्स ए जॉइंट वेंचर, एक प्रकृति का जो भी एक तरीका है, लेकिन माँ बनने का जो एक मौका ना प्रकृति ने फीमेल को दिया है। तो दे आर मोर स्ट्रॉन्ग, मोर फिजिकल स्ट्रॉन्गनेस की बात होती, मेंटल जो स्ट्रेंथ होती है उनकी, जो रेजिलियंस है वो ज़्यादा है। तो मैं बच्चियों को ये कहूँगी कि पहले अपने आप को सशक्त करो। देखो, ये चेंज थ्योरी है, जिस चीज़ को दबा के रखा जाए कुछ समय बाद वो बहुत ज़्यादा और बहुत हर तरह से उभरती है, उसमें वो गलत भी हो जाता है। तो आप, हो सकता है मेरा आशय समझ गए हो, बच्चियों को
फ्रीडम पूरी है। देखो, जब तक आप एक समाज में एक लड़की को नहीं करोगे, एक पूरे परिवार को आप पीछे धकेल दे, तो वो तो हमारे प्रदेश में जागृति आ रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बल्कि मैं तो कहती हूँ लड़कों को भी पढ़ाओ, क्योंकि सामंजस्य तो तभी बनेगा ना, एक गाड़ी के दोनों पहिए जब तक सुचारू रूप से नहीं चलेंगे। लेकिन लड़कियों को केवल एक मंत्र देना था, बिलीव इन योरसेल्फ। और हमेशा ये पूछो कि जो आप काम कर रहे हो, वैसे लड़कों के लिए भी है, क्या ये आपको कहाँ ले जा रहा है। हमेशा लड़की पे जिम्मेवारी नहीं है कि वही माता पिता के नाम को सही रखे, लड़के पे भी उतनी जिम्मेवारी है। बट आस्क योर सेल्फ वेयर यू वॉन्ट टू टेक यू इन फ्यूचर। उसके लिए जो आज कर रहे हो, क्या ये सफिशेंट है? आपको अपने आप को आगे कैसे देखना चाहते हो, उसके लिए देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी। चाहे हमारे पास कितने भी गैजेट्स आ जाएं, देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर फॉर बर्निंग मिडनाइट ऑयल। मेहनत तो, और मेहनत का नतीजा देर सवेर मिलता है, चाहे कुछ भी हो जाए, ये भी एक शाश्वत है। कितने हमसे कहें कि नौकरियों में सिफारिशें हैं या उसमें बहुत सी उद्यमी हैं, आएंगी, असफलताएं आएंगी, रुकावटें आएंगी, ये भी एक जीवन का नियम है। लेकिन इफ़ यू बिलीव इन योर सेल्फ और कंसिस्टेंसी से, परसीवरेंट अप्रोच से अगर आप चलती हैं, तो आपको और अपने आप को हमेशा एक ऐसा ऑब्जेक्ट रखिए कि डोंट लेट एनीबडी मिस यूज़ यू। खासकर लड़कियों के लिए मेरा ये संदेश है, कोई आपको मिस यूज़ ना कर जाए। जिस तरह आप स्वयं को देखना चाहती हैं वैसा ही आचरण करें। किसी की हिम्मत नहीं होती। देखो 1-2% केसेस को मैं छोड़ देती हूँ, निर्भया जैसे, वो एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है, उसके लिए तो हम सारे जिम्मेवार हैं। लेकिन मेजॉरिटी केसेस में जैसा आप दुनिया के सामने आचरण रखेंगी, वैसा ही पीपल टेक यू एट योर फेस वैल्यू। तो यू हैव टू प्रेजेंट योर सेल्फ लाइक दैट। तो अपने आप को सक्षम बनाइए, और भी वो रेजिलियंस के तो हैं ही आप में, बिकॉज ऑफ बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग फीमेल। लेकिन अपने आप को जहाँ से भी जो भी मौका मिलता है शिक्षा अर्जन करने का, कोई स्किल लेने का, कोई सीखने का, चूकिए मत। समय, टाइम एंड टाइड, मैं बार बार कहती हूँ, वेट फॉर नन। समय का सही सदुपयोग कीजिए। टाइम मैनेजमेंट हमें अपने जीवन में ज़रूर धारनी है। और कोई ये सारी चीज़ें आप मैनेज करोगे, हो नहीं सकता कि सक्सेस आपके पास आने को मजबूर होगी ही होगी। तो डॉक्टर साहब, आपने हमारे साथ अपनी जर्नी शेयर की और युवा पीढ़ी के लिए संदेश भी दिया। तो मैं आपको बस एक मिनट और बताना चाहूँगी। बेबाकी से अपने सारे विचार रखे, और खासकर महिलाओं को, लड़कियों को आपने बहुत ही प्रेरणादायक बातें बताई हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे अपनी बात कहने की, लाइफ में आई बहुत डिफ़िकल्टीज़ आई, स्ट्रगल्स आई, लेकिन जब आप धार लेते हो ना, आपको चलना है, आप गिरते पड़ोगे, लड़खड़ाओगे, औंधे मुँह भी पड़ोगे, लेकिन उठना ज़रूर है। मेरा सबको ये संदेश है, रिमेंबर ऑलवेज, एरोप्लेन का जो रूल है, इट टेक्स ऑफ अगेंस्ट द विंड। विंड के साथ तो, समय के धारा के साथ तो बहना बहुत आसान है, लेकिन वो हमें प्रयास करना पड़ेगा। अपनी कंफर्ट जोन से निकलो। मैं युवा पीढ़ी को ये ज़रूर संदेश देना चाहती हूँ, कंफर्ट जोन छोड़नी पड़ेगी। और एफर्ट, ये तो गोल्डन पीरियड है आपके पास। आपकी मेंटल, फिजिकल सारी जो प्रोसेस हैं, आपकी शक्तियाँ हैं, अभी सुप्रीम है, बेस्ट हैं। तो मेक यूज़ इन द राइट डायरेक्शन। हमेशा सोने से पहले 2 मिनट मनन करो और पूछो, आज सारा दिन मैंने क्या किया, मैं कैसे अपने आज इसके दिन को इससे ज़्यादा बेहतर और प्रोडक्टिव बना सकता था या बना सकती थी। और आपके आंसर आपको खुद मिलने लग जाएंगे। जब आप खुद को ही अपने को पहले साथ दो, दूसरे का कंपैरिजन बात करो, अपने से कंपटीशन पहले करो। एंड जब इम्प्रूवमेंट होनी होएगी ना, जब स्टार्ट हो जाती है, देन देयर इज़ नो स्टॉपिंग, आई कैन अश्योर यू। मैडम, आपने विद ऑल माई ब्लेसिंग्स स्टूडियो में समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। एंड मैं चाहती हूँ आपका चैनल दूर दूर तक, देश विदेश तक अपना नाम कमाए, और हरियाणा की जो आप एक आवाज़ पुरजोर बन के निकले हो, उसकी सुगंध सारे विश्व में फैले। विद ऑल माई ब्लेसिंग्स, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।